तो बच्चों आज से हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले है ना हम लोग को पता होने चाहिए। हालांकि एपी के फॉर्मूले तो हमें ज़्यादातर पता ही हैं, है ना। जीपी भी के सम के फॉर्मूला और ये सब चीज़ें जो होती हैं, है ना। तो एक बार उसको ज़रा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एपी में तो हमें पता है, अगर एस एन निकालना है तो और क्या होता है, n/2 2a + n-1d। कुछ डायरेक्ट आते, कुछ लॉजिक भी आएगा, तो लॉजिक वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। अगर हमें ए एन निकालना है तो ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी हमें पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। एन मतलब एन, ये एन टर्म के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए होता है। ये ए पी है ना, ये ए पी के लिए था। जीपी के लिए होता है कि अगर मान लो ऐसे लिखे हुए हैं टर्म्स, अगर नहीं पता है तो इसीलिए लिख रहा हूँ मैं। अगर इस तरह से टर्म लिखा है तो जीपी में क्या होता है, रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो सेम आता है, A2/A1 लिखो या A3/A2 लिखो, ये क्या होता है, सेम होता है। आर बोलते हैं इसको, आर को कॉमन रेशियो बोल देते हैं। और अगर इसको लिखोगे तो ए आर स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है हर एक टर्म को, क्योंकि ए टू की वैल्यू निकालोगे तो A1R, मतलब A1 को अगर फर्स्ट टर्म बोलो तो ये देखो, ये सीरीज हमारी जीपी में है। तो इसका एन ए टर्म होता है A × R⁴ ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और एन जो जिस भी टर्म्स की बात करी जा रही है। उसका एस एन का फॉर्मूला होता है A r⁴ आर की वैल्यू 1 से बड़ी या छोटी कुछ भी हो, दोनों के लिए लगा लो, ठीक है। और इनफाइनाइट का होता है A/1 - r। तो एच पी तो नहीं, एच पी का क्वेश्चन उस तरह से, एच पी का उल्टा होता है, ए पी का उल्टा कर दो तो वो एच पी बन जाती है, या एच पी का उल्टा करो तो ए पी बन जाती है। तो ये फॉर्मूले हमें चाहिए, और 3 मिसलिनियस फॉर्मूले और हमें चाहिए होते हैं। वो ये होता है, सिग्मा 1 और n = 1 से लेके n तक, मतलब 1 को n टाइम्स ऐड करो तो वो n होता है। सिग्मा आर n = 1 से लेके n तक, इसका मतलब है 1 n, आर की n लिख दो यहाँ पे क्योंकि n ही लिखा है ना। तो n की वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ। तो इसकी वैल्यू होती है n/2, ये AP का सम है, n/2 n+1। सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू होती है n/6 2n+1 n+1, ऊपर सारे प्रोडक्ट में है। सिग्मा n³ होता है n/2 n+1 का होल स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूले AP GP और ये मिसलीनियस, ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर तुम KVPI के लिए पढ़ रहे हो, या फिर जेई मेन के लिए पढ़ रहे हो, या जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो। ये फॉर्मूले हालांकि मैंने कम लिखे हैं, पर अभी के लिए इतना मतलब सफिशिएंट है कि अगर कोई क्वेश्चन करोगे तो शायद इनमें से, ठीक है, वरना सीक्वेंस सीरीज तो पूरा ही चैप्टर है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो अचानक से फिर इसको देखना पड़ेगा, तो ये तो अभी हट जाएगा, इसलिए एक बार लिख भी सकते हो उसको। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सिग्मा n² n/6 2n+1 n+1, n टर्म्स का है सम ये, और सिग्मा n है n/2 n+1,
और सिग्मा एन क्यूब है n/2 n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, S1n बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से, और S2n भी सम ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी दिया है। ये तो सिंपल है, S1n और S2n को इक्वेट करके कॉमन सम जो वैल्यू आ रही है वो बतानी है। ये तो देखो एक बार कैलकुलेशन है, बस हो जाएगा ये वाला। फॉर्मूला लगाना है बस। है ना, फॉर्मूला लगाना है। चलो लगाते हैं। पहले वाली सीरीज 8 12 16, तो 4 का कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट सीरीज में। दूसरी सीरीज में 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे, S1n, n टर्म्स का सम लिखना होगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना है, 4 है। ये S1n हो गया, और राइट साइड में S2n, तो दूसरी सीरीज का n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2a। यहाँ से n निकालना, n/2 तो वैसे ही कट गया, इधर बचेगा 16, 4n-3, 4n-4, और इधर हो जाएगा 34, 2n-2। एक साइड ले आओ तो ये 2n हो जाएगा, इधर इधर कितना हो गया, ये 12 हुआ, उधर जाके हो जाएगा 14, 30, n की वैल्यू आ गई 15, ओ सॉरी 20 होगा, हाँ। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 4n-2n, और 2n हो गया, इधर आ गया 12, और 12 इधर आ गया -12, तो -14, 34 माइनस, और ये 34 था, तो n की वैल्यू 10 हो गई। अब कॉमन सम निकालना है, तो कॉमन सम किसी की वैल्यू डाल दो इसमें, तो कॉमन सम हमारा यहाँ पे वैल्यू डालो, 10/2, और ये कितना है 16 प्लस 9 इंटू 4, तो 260 आ गया। ठीक है, समझ में आया, तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से निकल आया, बस वो n निकालना था हमें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसको देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमें पता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता है, हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब अगर दो इंटीजर के बीच में कोई नंबर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है i। ठीक है, i का ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही होगा। अगर हमारा i प्लस f है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i होगा, मतलब वो f का हमारा अलग अलग हो जाता है, i का हमारा i हो जाएगा और f का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को सॉल्विंग करनी है। अब सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हर एक नंबर अलग अलग वैल्यू देगा, तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग
डिवाइड कर पाए, क्योंकि 2 से डिवीज़न लिखा है n²/2, उसको तुम डायरेक्ट इंटीजर लिख सकते हो। तो 2 से डिवाइड अगर देखते हो तो इवन नंबर होता है। तो अगर हम लोग इवन और ऑड को अलग अलग लेके चलें तो शायद क्वेश्चन में आगे हम लोग, तो जैसे n²/2 लिखा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो जब ये इंटीजर आएगा तब ये वाली वैल्यू वही रहेगी, जब इंटीजर नहीं आएगा तब फिर हमारा वो नंबर ऐसा कुछ मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे। तो जैसे n की वैल्यू अगर हम लोग 2k रख दें, क्योंकि नंबर जो है 1 से 40 तक जाना है, तो दो ही तरह के नंबर होंगे, एक तो इवन होगा एक ऑड होगा। तो अगर हम लोग इवन रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k²/2, 2k² हो गया। और वो तो इंटीजर ही है क्योंकि k की वैल्यू 1 2 3 चलेगी, तो ये हमारा 2k² लिख सकते हो इसको। और अगर n हमारा ऑड हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2k + 1 रखने में सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अगर 1 रखो तो 2 आएगा, इसमें 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो -1 लेके चलो, ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 से भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2k - 1 ऐसे लिखा, n²/2। इसको लिख दोगे 4k² + 4 + 1 -4k और /2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अलग अलग 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखोगे, 2k² -2k + ½ होगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये इंटीजर है एक वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें निकालना है। अगर हाफ को देखो तो हाफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इसको तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके चाहिए तो ये लिखना होगा हमें, ये लिखेंगे, क्योंकि हाफ वो तो जैसे इसके बारे में देखो, इसका आई होता है, तो एफ हमारा फ्रैक्शन है ना 1/2, तो वो आई लिख देंगे हम लोग सीधे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको सम तो चाहिए, लेकिन उसको तुम डिवाइड कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार इवन के लिए तो हमने यहाँ पे k पे अब लिमिट लगा दी। अभी n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर बनेगा, मतलब k की वैल्यू 1 रखो तो 2 हो जाएगा। और n की वैल्यू 40 तक जाना है तो मतलब k कितना रखना होगा, 20 तक। ये आधा हो गया इवन वाला पार्ट जो हमने पहला वाला लिखा था। फिर अगर तुम इसमें रखो k की वैल्यू 1 रखो तो 1 आएगा, 2 रखो तो 3 आएगा, तो 135 वाला इधर कवर हो रहा है। और इसमें जो हम लोग ने सॉल्व किया है, अब फिर से देखो कि कहाँ तक जाना है। ऊपर वाला जब k की वैल्यू 20 रखी थी तो 40 हो गया था, नीचे जब 20 रखो तो 39 होना चाहिए, तो वो बन रहा है। तो 2k - 1 हम लोग सही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है, ये सॉल्व करके इतना बना है। और हमने सिग्मा r² की वैल्यू अभी लिखी थी, है ना। तो देखो वैसे तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम लिमिट है और 2k² लिखा है। इसका मतलब k = 1 से लेके 20 तक 4k² लिख दें, 2k² + 2k² माइनस ये लिख दें, ठीक है। अच्छा, अभी सिग्मा k² हमने लिखा था, क्या होता है, k = 1 से लेके कहाँ तक था, 20। तो n/6 ये लिखा था ना, सिग्मा n² n/6 n टर्म्स के लिए 2n + 1 n + 1। तो यहाँ पे क्या है, k की वो n की वैल्यू 20 रखनी है, तो यहाँ लिखो और सिग्मा k तो सीधे ए पी है, तो n/2 n + 1, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, लिख लो इसको और इसको सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ तो डिवाइड हो रहा है ना, ये 2 और 3
और इधर 7, तो कितना हो गया 1640 इंटू 7 माइनस 420, ये आ रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंदी सवाल हो गया, अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे एग्ज़ाम में चीज़ें होती कुछ लेंदी दिखती हैं तो फिर उसको वहाँ पे लीव भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि सॉल्विंग देखो कैसे हुई है, क्योंकि एन स्क्वायर बाई टू था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ तभी निकाल पाएंगे जब उस हिसाब से एन इंटी इवन होगा तो वो टू डिवाइड हो जाएगा, एन अगर ऑड हुआ तो टू से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या है कि हमने अलग अलग बांट दिया है, टू के मतलब यहाँ पे इवन नंबर रखा है और टू के माइनस वन मतलब ऑड नंबर डाला है इस केस में सीधे, और इस केस में थोड़ा सॉल्व करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला हमने। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये फॉर्मूला अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिग्मा एन क्यूब भी लिखा था, है ना। चलो आगे। हाँ इसमें देखना, इसमें इसका यूज़ होगा सिग्मा एन क्यूब, मतलब ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका भी फॉर्मूला लिखा था n/2 फॉर्मूला। ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं, अभी टॉपिक अगर हो जाता तो याद रहता, नहीं याद है तो अभी यूज़ कर लो बस, ये होता है। चलो इसको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, सॉल्विंग करो। इनफाइनाइट टर्म, ये वाला जो लिखा है ना ये सम का यूज़ होगा उसमें, मतलब ये तुम्हें बस दे दिया है ताकि, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ का सम नहीं पता, 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर का ऐड नहीं पता, तो उसने क्या किया है पहले दे दिया है, अब इसकी हेल्प से अगर ये निकाल सकते हैं तो हम लोग सही है। ऊपर एपी लिखा है तो एपी का सम लिखा जा सकता है, नीचे जो सिग्मा एन क्यूब है वो मैंने लिखा है, देखो जरा, एपी का सम लिखो डिवाइड करो उससे। 1 + 3 + 5, ये तुम्हारा एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो तो एन होंगे, एन टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये आखिरी वाले टर्म को लिख दो a+k-1d, तो क्योंकि एन पहले से लिखा है तो k की वैल्यू निकालोगे तो एन आएगा। ठीक है, और सॉल्व करो इसको तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये एन स्क्वायर आ रहा है, हालांकि वैसे दिख भी रहा था 3 + 1 4, दो टर्म का सम 4 है, तीन टर्म का सम 9 है, चार टर्म का 16 हो जाता, तो वो स्क्वायरिंग चल रही है, तो एन टर्म्स का सम एन स्क्वायर है। अब नीचे वाले की वैल्यू अगर तुमने रख दी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू डाली है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन क्यूब की वैल्यू ये होती है।
4/n+1 का होल स्क्वायर। अब देखो जरूरी नहीं है कि इसी तरह से दिया जाए, ये बस यहाँ पे तुम्हें अब पता है तो तुमने लिख दिया। अगर कुछ और भी देता तो मेन जो क्वेश्चन था वो यहाँ से यहाँ रिलेट करने का है, यहाँ से यहाँ रिलेट करने का। कि अगर मान लो सिर्फ यही क्वेश्चन देता कि ये हमें पता है इसकी वैल्यू निकालो, तो ये तो हमने तब निकाला जब वो सॉल्व होगा। लेकिन मान लो ऐसे डायरेक्ट भी दिया जाता तो भी तो वैल्यू एक क्वेश्चन ही है ना, ये तो कैसे बताएंगे अब। अगर उसको देखो तो क्या लिखा है, एन के वैल्यू रखते जाओ तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² से लेके इनफाइनाइट तक π² 6 वैल्यू है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4/2², 4 कॉमन कर लो, फिर 3² एन की वैल्यू रखते जाओ और समेशन का फॉर्म है ये है। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमें जो सीरीज चाहिए वो कहाँ से चाहिए, 1/2² से चाहिए। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, हाँ हार्दिक सही है। इसकी वैल्यू π² 6 है, तो यानी यहाँ से तुम्हें चाहिए, इसको उधर ले जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा 4π²/6 - 1। कहने का मतलब ये अलग से क्वेश्चन है, इसको तुमने सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुँचे हो। कुछ और भी देता तब भी ऐसा ही कुछ रिलेट करना होता। तो इसमें क्या है कि तुमसे सीरीज़ वो तो याद करने वाली, ये सीरीज़ नहीं सॉल्व करवाएगा, इसकी हेल्प से कहीं और तुम्हें चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक मैं अभी देखो बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो इसी में अभी थोड़ा चेंज करके, ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। अभी मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये हमें गिवन है ना, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। रुको, ये पूछा गया, सिर्फ सीरीज सॉल्व नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ हमें रिलेट करना है, क्या हम लोग इससे निकाल सकते हैं ये चीज़। है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके हिसाब से ये दिया है तो ये निकालना है। और कोई सॉल्विंग सीरीज़ का हमें कोई सॉल्व नहीं करना है कि हमें सीरीज़ का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे इसको हमें सॉल्विंग करनी है, निकाल सकते हैं। ये क्या चीज़ लिखी है, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² यही लिखा है ना, इनफाइनाइट तक। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है। ठीक है, हमें ये पता है और हमको ये निकालना है। तो ऐसा नहीं कि कुछ कमी है यहाँ पे फिल कर दें, मतलब ऐसे लिख दें।
लेकिन अगर लिखोगे तो तुम्हें माइनस भी लिखना पड़ेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। है ना? अब देखो हो गया। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है पाई स्क्वायर बाई 6 है, माइनस यहाँ से हर किसी में टू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 को लिखो 2 × 2 तो 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, 6 को लिखोगे 2 × 3 तो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर कॉमन होगा। अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर, ये आएगा। तो ये फिर से वही सीरीज हो गई इनफाइनाइट तक। तो इसको फिर से तुम ये लिखो, और अभी 1/4 करके आ गया आंसर तुम्हारा, पाई स्क्वायर बाई 6 कॉमन हो जाएगा, 1 - 1/4, पाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऐसा दिया जाए, ये तो फॉर्मूला याद था तो हम लोग वहाँ तक लाए थे, इससे रिलेट करते हुए ये भी दे सकते हैं और भी कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है? ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला चलो इसको देखो। जीपी का सम बता सकते हैं। जीपी का होता है ए आर स्क्वायर, अगर लिखा है तो एस ऑफ इनफाइनाइट होता है A/1 - R। ठीक है, मॉड आर लेस देन 1। ये जीपी का इनफाइनाइट का सम है, पर यहाँ पे जीपी डायरेक्ट नहीं है। तो जीपी डायरेक्ट नहीं है तो इसमें क्या होता है कि इसको एस लिख रहे हैं इनफाइनाइट तक का। ए जी पी है, अर्थ ए 1 2 3 ए पी में है, 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब हमारा जी पी में है। तो इसको करने का तरीका होता है कि अगर हम लोग को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे पे, इसका जो कॉमन रेशियो था 2 3 को मत देखो, कॉमन रेशियो के हिसाब से अलग अलग जो 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब चल रहा है उसको देखो और ऐसे लिख दो। ठीक है, इसलिए लिखा है, आप देखो माइनस करो इसमें से। हाँ बी सही है, ठीक है हार्दिक। तो माइनस करोगे तो हो गया क्या? एस माइनस एस बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। ये 10 स्क्वायर वाला 10 स्क्वायर से ही माइनस करो, तो 2 - 1 1/10 स्क्वायर, फिर 3 - 2 1/10 क्यूब से करते करते ये बन जाएगा। है ना? अब देखो ये जो सीरीज है ये जीपी में है। जीपी मतलब वही, अगर तुम इसमें से इसको डिवाइड करो तो आर आएगा, इसमें से इसको डिवाइड करो तो आर आएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस होता था, तो यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो होता है। तो ये तुम्हारा जीपी में है, इसमें आर हमारा 1/10 है। इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट का सम लिख दो। लेफ्ट साइड तुम्हारा आ रहा है 9s/10, और इधर हो जाएगा 1/10 1 - 1/10। ठीक है, तो 10 10 कटेगा, एस की वैल्यू आ गई 10/81। A/1 - R इनफाइनाइट जीपी के लिए यूज़ किया है। फर्स्ट टर्म इसमें 1/10 है और कॉमन रेशियो 1/10 है, तो A/1 - R इनफाइनाइट, और इधर 9s/10 लिखा है। ठीक है। हम्म
ये ठीक था ना, एस माइनस एस बाई टेन। तो ये इसमें से इसको माइनस किया है सिर्फ, और एस कॉमन करो तो यहाँ वन माइनस वन बाई टेन आएगा ना, एलसीएम लेके सॉल्विंग करिए। ठीक है चलो, तो ये जैसे फॉर्मूला पता होता तो ये भी हो जाता, तो कहने का मतलब है ये इस डिफ़िकल्ट में नहीं आता, एक बार हम लोग अगर सारी चीज़ें करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, उसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये हम लोग प्रैक्टिस क्लास में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन है, उसको ट्राई करेंगे। हाँ ये देखो, ये करा जा सकता है, इसको थोड़ा सोचो। ए टू दी पावर ए को परफेक्ट स्क्वायर होना है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिख रहा हूँ मैं, ए टू दी पावर ए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब ये सीरीज का नहीं बोला जाएगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, वन से लेके ए हंड्रेड तक है, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो हमारे ए टू दी पावर ए परफेक्ट स्क्वायर देंगे। ऋषित सही है, हार्दिक थोड़ा देखो उसमें कुछ और भी नंबर होंगे, सिर्फ तुम टू से डिविजिबल देख रहे हो। लॉजिक वाइज देखना है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि, हाँ सी सही है, परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है कि ये वाला नंबर, जैसे जैसे तुम स्क्वायर लिखते हो तो टू स्क्वायर या नाइन स्क्वायर या 25 स्क्वायर या फाइव स्क्वायर इस तरह लिखते हो, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि बाई वन बाई टू पावर करने में वो कटना चाहिए, हमारा पावर इंटीजर आनी चाहिए। अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचो तो स्क्वायर रूट के बारे में सोचो। स्क्वायर रूट में क्या होगा कि ये नंबर अगर इससे कट जाएगा तो पावर, तो वैल्यू हमारी इंटीजर आएगी, है ना। टू स्क्वायर है तो ये देखो टू हो गया, फिर अगर नाइन स्क्वायर है तो ये देखो टू नाइन हो गया, तो 25 स्क्वायर है, वन बाई टू करो, कट रहा है ना। लेकिन इसमें ए टू दी पावर ए बोला है, तो हम लोग ऐसे नहीं, नाइन स्क्वायर नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो सबसे पहले तो यही कि अगर ए हमारा टू से डिविजिबल हुआ तब तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। मतलब अगर हम लोग टू की पावर टू लिख दें या फोर की पावर फोर लिख दें या अगला सिक्स की पावर सिक्स लिख दें, एट की पावर एट लिख दें, ये सारे नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इसकी पावर वन बाई टू करो तो सिक्स की पावर थ्री आएगा इंटीजर। तो कहने का मतलब है कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वन से लेके हंड्रेड तक में ए हमारा क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। तो अभी वन से लेके हंड्रेड तक इवन नंबर कितने होते हैं, 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, तो 50 इवन नंबर तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ये तो करने ही है। अब इसके बाद अगर कुछ हो सकता है तो ऑलरेडी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको तुम देख सकते हो, जैसे जैसे मान लो नाइन की पावर नाइन, ये तुम्हारा नाइन तो डिविजिबल ही नहीं है, नाइन हमारा डिविजिबल ही नहीं होता, लेकिन ये जो नाइन है ना अंदर वाला, उसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब तुम इसमें पावर हाफ करो तो थ्री की पावर नाइन हो गया, मतलब इंटीजर आ रहा है, तो इसमें पावर हाफ करने में कट जाएगा। तो ऐसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हो, 25 टू दी पावर 25 लिखा मैंने, इसको लिख दो फाइव, ऐसे लिखा जा सकता है, और इसकी पावर हाफ करो तो देखो टू कट जाएगा। अब ये देखो कि ये कितने होते हैं, तो नाइन, 25, वो इवन वाला तो हो गया है। ठीक है, नाइन, 25, 49 और वन भी तो है, एक वन टू दी पावर वन भी लिया जा सकता है ना। 49 टू दी पावर 49 और 81 टू दी,
तो ये जो वो नंबर है जो हमारे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर थे, और उसकी पावर में तुम कोई भी नंबर ले आओ वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि बाई टू तो हमारा कैंसिल हो ही रहा है। तो 50 तो ये हो गए, 5 ही हो गए, 55 आए समझ में? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, एपी का है, आराम से निकलेगा। पहले 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम अगले 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर के सम के इक्वल है। तो सब में इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा वो हमें बताना है। पहले 7 इंटीजर का सम और अगले 5 इंटीजर का सम जो है वो हमारा सेम है। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमें बताना है कि उन सारे नंबर्स में से कौन सा लार्जेस्ट है। कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, ध्यान देना। तो जैसे अगर हम लोग x से स्टार्ट करेंगे, x इंटीजर है, तो अगला वाला x+1 होगा। तो ऐसे करते करते अगर सातवां लिखना है तो x+6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8th नंबर पे होगा x+7, और सबसे लास्ट वाले पे होगा 12th नंबर पे x+11। तो इतने का सम और इतने का सम सेम है। तो 7 टर्म के लिए लिखोगे 7/2, एक्स प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो 2x+6। 5 टर्म के लिए लिखोगे 5/2, 2x+18। ठीक है, तो 7 × x+3, 5 × x+9। ठीक है, 5 × x+9 तो कितना हो गया, 7x, और 5x मिलके इधर 2x हो गया, और 45 माइनस 21, x आ गया 12। अब क्योंकि ये बढ़ते हुए ऑर्डर में है तो सबसे आखिरी वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, x+11 वाला। है ना, तो आंसर हमारा x+11 हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर चाहिए हमें, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें वैसे कुछ नहीं था, इसमें आराम से फॉर्मूला लगाओ और जो बोला है क्वेश्चन में वो करो। x देखो, x मैंने माना था, x निकाल लिया, तो x के निकालने के बाद बस x+11 देखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसको देखो, सीक्वेंस है 200 जीरोस लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हुआ है कि हर एक पोजीशन पे 1 ऐड किया है।
स्टेप 2 में क्या हुआ है, हर एक इवन पोजीशन पे 1 ऐड किया है। स्टेप 3 में क्या लिखा है, हर एक पोजीशन मतलब मल्टीपल ऑफ 3 वाले में ऐड किया है, मतलब लगातार ऐसे जीरोस लिखे हुए हैं। तो स्टेप 1 जब किया तो उसमें क्या किया, सभी में 1 ऐड कर दिया। स्टेप 2 में क्या किया है, इवन पोजीशन, 2 मतलब वो दिखा रहा है इवन पोजीशन, तो इवन पोजीशन हमारा ये है, यहाँ पे एक और 1 ऐड कर दिया, इधर इधर आ गया। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है, जो 3 का मल्टीपल है ना उस पे किया है, तो 3 का मल्टीपल में ये वाला है, ये वाला है। तो ऐसे है, स्टेप 4 में क्या होगा, फोर्थ नंबर पे जो आएगा उसमें पहला 1 आएगा, ठीक है। ऐसे 8th वाले में आएगा, है ना, 12 वाले में। तो ये ऐसे करते करते हर एक के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पे वो 1 ऐड किया होगा। अगर स्टेप 5 की बात करें तो 5 का मल्टीपल इसमें मतलब आएगा +1 5 के हिसाब से, है ना। तो इसने ये बोला है कि कंटिन्यू ऐसे करते चले गए 200 स्टेप बाद वैल्यू ऑफ 128th पोजीशन, मतलब ऐड करने पे वैल्यू क्या बनी है वो बताना है ना, ऐड करने पे 128th पोजीशन पे क्या आया है। सही बोल रहे हो तुम लोग। हार्दिक तनिष्क। सही है अभिषेक। 128, देखो 129 जब स्टेप में जाओगे तो 128 में कुछ नहीं ऐड होगा। अगर तुम थर्ड वाले में जा रहे हो तो 3 का मल्टीपल मतलब ये थर्ड पोजीशन से हुआ है, तो जैसे 129th स्टेप में जाओगे तो 128 में कुछ नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो 200 स्टेप तक जाने पे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए 128 तक का 1 हो रहा है। तो 128 देखो मल्टीपल किसका किसका है, तो 128 के बारे में देखोगे तो वो 2 की पावर कितना लिखते हैं, 6 7, ठीक है। और इसको देखना अब, जैसे 128th पोजीशन मान लो ये लिखी हुई है, ज़ीरो था। 1 मतलब क्या हुआ, 2 की पावर ज़ीरो, वो तो सभी के लिए हो सकता है, 3 की पावर ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर ज़ीरो वाले में भी ये 128th पोजीशन थी, यहाँ पे 1 आया होगा। जब 2 का होगा तो भी फैक्टर है उसका, यहाँ पे 1 आया होगा। 3 वाले में नहीं आएगा, मल्टीपल नहीं, 4 वाले में आया होगा, तो 4 मतलब 2 स्क्वायर। तो देखना 2 की पावर ज़ीरो में 1 ऐड हुआ है, 2 की पावर 1 में भी 1 ऐड हुआ है, 2 स्क्वायर में भी 1 ऐड हुआ है, 2 क्यूब में भी 1 ऐड हुआ, 2 की पावर 4 जब लिखा, ये स्टेप नंबर है तो हर बार उसमें 1 ऐड करते रहना है। इतनी बार 1 ऐड हुआ होगा तो आंसर क्या हो गया, 8 हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये कोई एपीजीपी नहीं, ये सिर्फ लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ठीक, समझ में आ गया। Yes, sir. तो क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसी में कभी कभी हमको सही से क्वेश्चन पढ़ने पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्लियर नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता है। तो क्लैरिटी क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अगर क्लियर हो गया तो फिर हो जाए। अगर मेथड ना पता हो फिर अलग बात है ना, कुछ फॉर्मूले ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन क्लियर है तो फिर क्वेश्चन हो ही जाता है। Excuse me, sir. हाँ बोलो कुछ। सर वो डोरेश्वर वन डोरेश्वर टू सब वन कैसा है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। मतलब कौन सा, 2 की पावर 1? यस सर, मतलब
सारे वन मतलब ये हर स्टेप में वन ऐड करना है ना, और वो कौन सा स्टेप है, जैसे ये देखो स्टेप 2 में हर एक इवन वाले में ऐड हुआ है वन, है ना। स्टेप 3 में क्या 128 वाली पोजीशन पे ऐड हुआ होगा वन? नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 होगा multiple of 3. तो 128 तो मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, तो यानी यहाँ पे वन स्टेप 3 वाले में नहीं आया होगा, 4 वाले में आया होगा। 4 का मल्टीपल है ना वो 128, Yes, sir. तो 4 मतलब 2 स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है ये 2 के ही मल्टीपल में मिलेगा, 128 का कोई और फैक्टर नहीं होता है। तो 2 के मल्टीपल में जो जो स्टेप बन रहे हैं वही तुम्हारा वन वहाँ पे ऐड करना है। तो 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया। अगला वाला अगर तुम देखो तो कौन सा होना चाहिए, 5 क्या 128 को डिवाइड करेगा? नहीं। No, sir. 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 करेगा। Yes, sir. तो यानी 2 क्यूब वाला जब तुमने स्टेप चढ़ा है तब वहाँ पे वन ऐड हुआ है, तो वो लिखा है वही चीज़। Okay, sir. तो 128 में 8 बार वन ऐड हुआ होगा वहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो ज़रा, इसमें चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी मान लो इस तरह का क्वेश्चन हो तो मतलब वैसे क्या होता है एएमजीएम लगता है पर वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिया जाए तो फिर वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर हम लोग को आइडिया हो थोड़ा वेक्टर का तो फिर क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा समझ में सिंपल। ये जो लिखा है ना ये किसी ना किसी का मॉड्यूलस लिख सकते हो वेक्टर के हिसाब से, है ना, लिख सकते हो ना। अगर हमने बोला कि x1i, ये मेथड अगर यूज़ करोगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो हो जाएगा। ऐसे लिख दिया तो इसका मॉड मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो यानी इसी के मैग्नीट्यूड को लीस्ट करना है ना, इसी के मैग्नीट्यूड को लीस्ट करना है, यही बोल रहा है उसने, स्क्वायर करके यही लीस्ट करना है। ये जो दी गई है ना इसको थोड़ा यूज़ करो। कैसे, ये कैसे बन सकता है, कौन एक और वेक्टर कौन सा ले लें, i प्लस 2j प्लस 3 के ले लें, अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो बन जाएगा। अगर कुछ भी लिखा होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ 6 लिखा होता, 7 लिखा होता, उस हिसाब से वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वैसा बना लो। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता है सभी को, ये होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ होता है, तो क्या लिखोगे लेफ्ट में, है ना, लिखेंगे ये देखो। और इधर मॉड ए मतलब लिखेंगे। और बता सही लिखा है इतना, इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है 4 और ये क्या है 14 है। सही है। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, सिक्सटीन बाई 14 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू अब वेरिएबल कहाँ पे है, राइट साइड में देखो, वेरिएबल सिर्फ ये है। जितना तुम बड़ा रखोगे उतनी ही ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, जितना ही बड़ा रख दो। तो जितना बड़ा लेकिन 1 तक ही जा सकता है ना, तो यानी लीस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, सिक्सटीन बाई 14, 8/7। समझ में आया।
और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लिखा हो वो तुम बनाया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो इसको देखो, ए बी सी ए पी में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में है, तो ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है, तो वैल्यू ऑफ ए बताना है। ठीक है, ए की क्या वैल्यू है बताना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो यही है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2 है, तो यहाँ से तुम b की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ए बी सी ए पी में है, तो a प्लस सी इक्वल टू 2 भी लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे तो 3b इक्वल टू 3/2 हो गया, b की वैल्यू हाफ आ गई, है ना। तो ये हमारे AP से हमारा ये रूल हो गया। ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेकेंड टर्म का फर्स्ट से और थर्ड टर्म का सेकेंड से, तो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब b⁴ इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें b सॉल्व करना है, a को सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे a वैल्यू आ जाएगी। मतलब वैसे तुम देखो तो a प्लस सी की वैल्यू अब कितनी होगी, क्योंकि b हाफ है तो a प्लस सी हमारा 1 होना चाहिए, तो c की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस a, उसको यहाँ रख दो, b की वैल्यू भी डाल दो, तो 1/2⁴ इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लो और दो इक्वेशन बनेगी, दोनों से क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्विंग हो जाएगी। बाकी फिर आंसर क्या होगा वो देखना होगा हमें। 1/2² 1/4 प्लस a इंटू 1 माइनस ए लिखा जा सकता है, या फिर -1/4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ए लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है अब। और सॉल्व करने में ध्यान ये देना कि b जो है वो a से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन जो अगर तुम्हारे क्वाड्रेटिक के केस से कई सारे सोल्यूशन होते हैं, तो हमें वो वाला रखना है जिसमें a से छोटा होना चाहिए b। मतलब b की वैल्यू कितनी हाफ है ना, तो a की वैल्यू हाफ से कम आनी चाहिए, तो वही आंसर एक्सेप्ट करा जाएगा। है ना, तो ये भी क्वेश्चन में बस सीधे सीधे थोड़ी चीज़ें लगानी थी और वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो वैसे क्या बन जाएगा, अब इसको हम लोग देखें तो 4a² इधर ले आओ, -4a और (4a² माइनस का 4a² इधर ले आया, +4a² हो गया, और -4a हुआ तो +4a हुआ, तो उसको इधर ले आया और +1। ये तो 2a - 1 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हाफ तो हो नहीं सकती, है ना, a की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेम नहीं है ना, b हमारा a से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हो जाएगा 4a² -4a -1 ये होगा, और इसमें तुम सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² b² कितना हो जाएगा 16 प्लस डिवाइडेड बाई 8, तो a की वैल्यू आ गई, ये कितना जाए 4 प्लस माइनस 4√2/8, तो a की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस माइनस √2/2। अब वो 1/2 प्लस वाला नहीं लिया जाएगा,
है ना, 1/2 से छोटा होना चाहिए, ए बी से छोटा होगा, तो आंसर तुम्हारा हो गया 1/2 माइनस √2/2, या फिर 1/2 माइनस 1/√2, एक ही बात है, ये हो जाएगा। तो वो सॉल्विंग बची थी सिर्फ, ये वाले से जो आंसर आ रहा है वो नहीं लिया जाएगा, ये 2a-1 का होल स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हाफ, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि ए और बी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। चलो अगला, हाँ इसमें देखो, 2 की पावर एस एन बी द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स के सच दैट, जो k है वो हमारा 2 की पावर n और 2 की पावर n+1 के बीच में है, मतलब जितने इंटीजर हो सकते हैं वो सारे हैं, उनका सम निकालना है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन और 9 डिवाइड्स एस एन, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है वो बताना है, इवन और 3k+1 3k+2 ये सब बताना है। ठीक है, तो अगर एस एन निकालना है, अगर एस एन निकालना है तो तुमको सारे इंटीजर चाहिए होंगे, तो अभी कितने इंटीजर होंगे उसके बीच में, अगर बोला जाए 2 की पावर n और 2 की पावर n+1 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, और पहला टर्म क्या होगा, और जितने भी लगातार अगर इंटीजर हैं तो कॉमन डिफरेंस 1 होता है। जैसे 2 की पावर nth एक नंबर है, यहाँ पे एक लिखा है, और 2 की पावर n+1 एक नंबर है, इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे, 2 की पावर n मतलब जैसे n मान लो तुम्हारा 2 है, तो 4 से लेके 8 तक कितने हुए, 5 6 7 3, अगर n की वैल्यू 3 है तो 8 से लेके 16 तक कितने हैं, 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें इसके बीच में निकालना है तो क्या करना होगा, कितने इंटीजर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो ना, यहाँ से पूरा नंबर तुम्हारा 2n पोजीशन पे है, ये तुम्हारा 2n+1 पोजीशन पे है, इनमें से इसको माइनस कर दो तो बीच वाले नंबर आएंगे, है ना, और एक लास्ट नंबर भी वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसको भी एक माइनस करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल, 2 से 4 तुमने किया, तो बीच में सिर्फ 3 पड़ता है, अगर तुम 4 - 2 करोगे तो आंसर आएगा 2, लेकिन इंटीजर तो केवल एक ही है। अगर 4 से लिखा, अगर 8 - 4 करोगे तो आएगा 4, लेकिन इंटीजर 3 है, तो इसका यहाँ पे मतलब लास्ट वाला इंक्लूडेड हो जाता है फिर, तो 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n-1 ये होंगे, इतने इंटीजर्स होंगे उसमें। बीच में, और जितने भी इंटीजर हैं, अगर तुम्हें पहला टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़ा के ही है, 2 की पावर n+1 अगला टर्म होगा इधर से, और इधर से इसके पहले क्या टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, सम निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स भी पता है ना, तो एस एन क्या लिखोगे, एन मतलब इतने इंटीजर्स हैं, n/2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं ना, इसमें ध्यान दो तो 2 की पावर n अंदर कॉमन करके लिखो, ये बन गया, तो 2 की पावर n-1, इसमें से 2 की पावर n कॉमन हो जाएगा, तो अंदर ही इसमें बचेगा 3,
टू की पावर n माइनस वन बाई टू इंटू टू की पावर n इंटू थ्री, ये आएगा। इसमें से टू की पावर n कॉमन करो तो यहाँ बचेगा वन, इसमें बचेगा टू की पावर वन, तो वन प्लस टू हो जाएगा थ्री, ये आएगा। अब ये जो नंबर है ये हमें डिवाइड करवाना है 9 से। ये सब समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये नंबर जो है उसको 9 से हमें डिवाइड करवाना है। तो 9 से डिवाइड करने का मतलब है कि एक नंबर जो तुम्हारा 3 से डिवाइड हो ही गया ना, ये 3 तो 3 से कट जाएगा, बाकी बचा ये नंबर तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि वो इवन नंबर है। तो कौन सा नंबर बचा? ये वाला नंबर बचा है। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो ओवरऑल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर भी 3 लिखा है, एक और 3 चाहिए फैक्टर में हमें, तो एक और 3 मिलेगा तो 9 से हो सकता है। तो टू की पावर n माइनस वन भी 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब हमें इस तरह से मिल जाए। एक के तो यूज़ कर लिया है, एल लिख लो। तो n किस फॉर्म में होगा ये पूछा जा रहा है। टू की पावर n किस फॉर्म में है ये नहीं, n किस फॉर्म में होगा। अब n की वैल्यू रख एक बार पता कर सकते हो, जैसे n के लिए 2 रखो तो 4 माइनस वन हो गया 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब सारे नंबर पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि n की अगर 16 सारे पे n के लिए अगर 4 रखो तो कितना हो रहा है 16 माइनस वन 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। n के लिए अगर 6 रखो तो कितना हो जाएगा 64 माइनस वन 63, 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब n की वैल्यू यहाँ पे इवन दिख रही है, और ये मैंने वैसे ही पता किया ऑप्शन के हिसाब से। ऑड लेने पे देखो हो नहीं, वन लेने पे नहीं हो रहा था, इवन लेने पे तुम्हें दिख रहा है, तो बस आंसर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? सर जो आपने वो ग्रीन में लिखा है और उसको येलो बॉक्स से कवर किया है, वो क्या है, वो लास्ट में 3 भी है क्या? इंटू थ्री है ना, टू की पावर n कॉमन करोगे तो वो 1 प्लस 2 बचेगा अंदर, तो वो 3 भी लिखा है। ओके। और क्योंकि 9 से डिवाइड होना था तो 3 तो मिल गया, ये वाला नंबर टू की पावर n तो डिवाइड हो नहीं सकता 3 से, तो केवल यही बचा है जो 3 से डिवाइड होगा। तो उसमें n की वैल्यू मैंने रख के ही देख लिया, 1 2 3 4 ऐसे रखा तो पता चल गया कि क्या n होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट करते हैं। ये मैं भेजूंगा अभी, है ना, ग्रुप पे तो मैं डालूंगा ही, और इसको एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक से देखना, और ठीक है तो एक बार ज़रूर करना। बाकी वही हिंट विंट देख लो, जल्दी से जो हिंट लिखना है वो उसको लिख लो, बाकी फिर से एक बार ट्राई करना। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स और वही सब चाहिए था, और बाकी फिर लास्ट में लॉजिक लगाया है। चलो नेक्स्ट। ये A1 A2 A3 ऐसे करके लिखा है, और वाला भी नीचे ही है ऐसे A1 A2 A4, है ना, ये A1 A2 A4। तो ये तुम्हारा AP में है, और A1 A2 A4 GP में है। हाँ A2 है, A4 है आंसर। ठीक, ये हमारा GP में है। तो हमको कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है, और इसने बोल भी दिया है। देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों के लिए वही हो गया, तुमको जो इक्वेट कर देना चाहिए वो A2 से A2 को कर दो, इधर A4 को A4 से कर दो। AP से निकालो और GP से निकालो। AP में तुम्हें मानना पड़ेगा D, और GP में मानना पड़ेगा R, और R की वैल्यू तुम्हें चाहिए।
अब जैसे A2 लिखते हैं तो A2 क्या लिखते हैं हम लोग, A1 प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। और A4 क्या लिखेंगे, A1 प्लस 3D। और A2 को GP से क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू आर, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और A4 को क्या लिखोगे, तो A1 नीचे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A1 इंटू A4 है ना, तो A1 इंटू आर स्क्वायर, अगला ही टर्म है वो, होगा। अब तुम्हें यहाँ पे R निकालना है, तो हमको D नहीं चाहिए, तो D को एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो 2 से, तो A1 में से, अब इसको तो हटा ही दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, जो हमें इक्वेशन बनानी थी वो हो गया। 3A1 माइनस A1 2A1, 3D माइनस 3D कट गया, इधर बचा 3A1 R माइनस A1 आर स्क्वायर। A1 कॉमन करके काट दो तो ये बचेगा 2 इक्वल टू 3R माइनस आर स्क्वायर, एक साइड ले जाओ तो R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2 बन जाएगा। तो R माइनस 2 और R माइनस 1 इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट नंबर है तो R 1 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अगर R 1 हुआ तो A1 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 वो सब A1 ही हो जाएगा, है ना। तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। डिस्टिंक्ट नंबर की वजह से R की वैल्यू 1 नहीं ली जा सकती। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर GP का फॉर्मूला पता है nth टर्म वाला तो सिंपल था। हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट। हाँ चलो इसके बारे में सोचो। दस ट्रक हैं, नंबर दिया गया 1 to 10। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, ट्रक 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ट्रक हैं। हर किसी में पैकेट्स रखे गए हैं और पैकेट्स का जो वेट है वो 999 ग्राम या 1000 ग्राम है, ठीक है। और किसी भी ट्रक में कोई पैकेट रख रहे हो तो जितने भी पैकेट रख रहे हो उन सब का वेट सेम होना चाहिए, ये लिखा उसने। अगर 999 रख रहे हो तो सारे ही पैकेट का 999 होना चाहिए, या 1000 रख रहे हो तो सारे ही पैकेट का 1000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। कंबाइंड वेट ऑफ 1 पैकेट सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ट्रक, 2 पैकेट सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, 4 पैकेट सिलेक्टेड, मतलब यहाँ से एक पैकेट निकाला, इससे 2 पैकेट निकाले, तीसरे में 2 स्क्वायर निकाला, चौथे में देखो 2 क्यूब, क्योंकि उसने लिख रखा है 10th वाले में 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये होगा। ये पैकेट्स हैं, इतने पैकेट्स, मतलब थर्ड टैक्स से बोला जाए तो 4 पैकेट, फोर्थ से बोला जाए तो 8 पैकेट निकाले होंगे, ठीक है। अब बोला गया कि इतने पैकेट निकालने के बाद जो हमारा सम है वो ये है। तो ये बताना है कि कौन से ऐसे ट्रक हैं जिनके पास वेट कम था, मतलब कम वेट वाला है, मतलब 999 वाला है या फिर 1000 वाला नहीं, 999 वाले किस में हमें पड़े हुए हैं ये बताना है, किस ट्रक में। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया। Yes, sir. एक काम ये कर सकते हो कि मान लो अभी सभी में 1000 पड़ा हुआ है, फिर हटाना होगा तो 1 ग्राम ही तो हटाना है, तो हम लोग देख लेंगे कितना ग्राम हटाना है, उसके हिसाब से हटा देंगे। तो 1000 वाला जो है वो सभी में है, तो हम लोग क्या इसका जितने भी हमने निकाले हैं उसका सम बता सकते हैं कितना होगा वेट, क्योंकि सबका ही 1000 ग्राम है ना। तो इतने पैकेट्स, कितने पैकेट्स लिखे हैं ये जीपी है,
जीपी का सम करो, तो जीपी का सम था एस निकालने का फर्स्ट टर्म इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन आर माइनस वन। तो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, 2 है, पहला टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। 1023 होगा ये, इतने पैकेट निकाले हैं। तो इतने पैकेट निकाले हैं तो वेट कितना निकाला है, वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 100 इंटू 1023। हाँ तो इतना वेट हो गया ये। देखो 99 लेने का एक सेंस भी था, मतलब 1000 लेने का एक सेंस भी है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना 99 वाले में फिर हम लोग को देखना पड़ता क्या है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब जो सम दिया है वो सम हमें ये दिया हुआ है, इसका मतलब कितना सम कम मिला है, मतलब कितना हमें ज़्यादा मिल गया, 130। इसमें से अगर इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या है, 130 मोर है, 130 ग्राम मोर है, यानी यहाँ से 130 तुम्हें हटाना है। हाँ ठीक है, 130 ग्राम हटाना है, तो 130 मतलब 1000 में से 1 ग्राम हट रहा है। और ये ध्यान रखना कि हर एक ट्रक में इक्वल वेट वाले रखे हुए हैं। जैसे तुम यहाँ से सबका 1-1 ग्राम सोच लो, ठीक है, हाँ अभिषेक ठीक है ना, तो सबका 1-1 ग्राम सोच लो। तो यहाँ तक का अगर तुम देखो 2 की पावर 9 माइनस 1 होगा, तो वहाँ तक जाना नहीं है। अगर मान लो एक हमारा 2 की पावर 8 कितना होगा, ये 128 है, और 128 कम कर दो और यहाँ से 2 कम कर दो तो 130 कम हो जाएगा। मतलब 2 पैकेट निकाले थे इससे, तो 2 पैकेट में से वो 999 वाला हो, और उन उन जो 2 की पावर 8 पैकेट निकाले उनमें 999 वाला हो। तो कहने मतलब अगर इनमें तुम कम 99 वाला रखोगे तो पूरा सम हमारा ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा हमारा सम। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देख लो, क्योंकि किसी में भी तुम अगर तुमने ये वाला छोड़ दिया, जैसे इसको नहीं लेना है, 2 की पावर 7 वाला देखो, तो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, 64 इसमें होगा। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, सर अगर 2 की पावर 8 128 नहीं हाँ गड़बड़, मैंने गड़बड़ कर दिया। ये 2 की पावर जो 8 है ना वो 256 होता है, हाँ है ना, है ना, तो 256 है ये, तो ये तो नहीं हो सकता, 7 वाले के हिसाब से है, ये हमारा 128 है, तो ये वाला और ये वाला हमारा चल जाएगा। और इससे अगर कम रखोगे तो ये 64 है, 64 में और ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं बचा है इधर कि 130 हो जाए। समझ में आया, तो केवल हमारा जो आंसर हुआ वो सेकेंड वाला और 8th वाला ये होगा। ठीक है, ये गड़बड़ लिख दिया था। ठीक समझ में आ गया। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने जो ये प्रोबेबिलिटी टाइप लिया। हाँ देखो इसमें क्या है कि जैसे हर एक उससे निकाला जा रहा है, तो 2 स्क्वायर इसके हिसाब से लिख रहे हैं, तो 2 की पावर 9 इतने पैकेट्स हैं, तो इतने पैकेट्स हैं तो जीपी का सम लिख दिया, तो टोटल पैकेट्स हमारे पास आ गए। ये फॉर्मूला ये होता है, ये टोटल पैकेट्स हो गए। अभी हमने मान के चल रहे हैं कि 1000 ही सारे में थे, तो हमने 1000 अगर सारे में होगा तो मल्टीप्लाई करने में ये बना, मतलब टोटल हमारा वेट इतना हुआ अगर 1000 वाले सारे हैं। लेकिन हमें जो दिया है वो ये दिया है, मतलब इसमें से इसको देखो तो 130 ग्राम का डिफरेंस है और भी कम करना है। तो 130 ग्राम ऐसा कम होना चाहिए कि अगर किसी से भी 1 ग्राम हटाओ तो उस पूरे ट्रक में जो भी तुमने पैकेट निकाला उनमें सब में 1-1 ग्राम हटना चाहिए।
तो हमने देखा कि 130 चाहिए, तो 130 में 2 पैकेट इससे निकाले थे, तो एक एक कम कर दो, दोनों इक्वल वेट वाले हो गए। और 2 की पावर 7 128 है, तो एक एक इसमें से कम कर दो, तो 128 और 2 वेट कम हो गया ना, एक एक ग्राम, तो 130 ग्राम हमारा कट गया। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन पा रही है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको देखो। अच्छा, इसमें ये जो लिखा है ना बाई, बाई नहीं है वो इस तरह से होता है। अगर n और r लिखा है तो ये होता है NCR, और NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सारे नंबर का मल्टीप्लाई 1 तक, जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू लेके 1 तक। तो ये इसका अगर ऐसे ये इस तरह से लिखे आंसर, तो एक बार देखो क्या हो सकता है। डिफरेंस निकालना है और जे की वैल्यू आई से छोटी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, देखना जे की वैल्यू फिक्स करते जाओ। अगर जे 1 हुआ है ना, अगर जे 1 हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे तुमने फिक्स कर दिया 1, आई की वैल्यू रखी 1, तो 1 माइनस 1 0, आई की वैल्यू रखी 2, 2 माइनस 1 1, आई की वैल्यू रखी 3, 3 माइनस 1 2। तो ये करते करते लास्ट में n माइनस 1, जब जे 1 रखा है। अगर जे 2 होता तो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती, क्योंकि आई हमारा जे से बड़ा है या बराबर है। तो 2 रखने पे यहाँ पे 0 आता, 3 रखने पे 1 आता, फिर 2 आता, तो कहने का मतलब यहाँ पे n माइनस 2 तक जाते हैं। फिर ऐसे ही जे इक्वल टू 3 रखने पे फिर 0 आता, मतलब यहाँ पे रखते 3, तो आई के लिए 3 से स्टार्ट होती, तो 0 1 2, अगला आता n माइनस 3। और सबका हमें सम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जनरल बना के सम करेंगे। अभी देखना, अगर जे की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ n माइनस 4 बनेगा। जे की वैल्यू अगर तुम 2 रख दोगे, नहीं 2 नहीं, जे की वैल्यू n माइनस 2 रख दो। यहाँ पे तुमने n माइनस 2 रखा, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, n माइनस 2, n माइनस आगे n माइनस 1 और n माइनस n। तो मतलब बनेगा 0 1, बस यही बनेगा। फिर जी की वैल्यू n माइनस 1 रखोगे तो बनेगा 1, फिर जे की वैल्यू n रखोगे तो n माइनस 1 n 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अभी क्या है, इन सब का ही सम चाहिए हमें, इन सब का सम चाहिए। तो अभी इसका सम देखो क्या होगा। और अगर हम लोग सिर्फ इतना बोल दें कि फर्स्ट टर्म ये है, या फिर फर्स्ट टर्म इधर से स्टार्ट कर लो, तो पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म क्या है 0 प्लस 1 है, तीसरा टर्म क्या है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, 0 1 2 भी होगा इसमें, और इसमें 0 1 होगा, और लास्ट वाले में जब n रखोगे तो 0 आएगा, केवल 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 प्लस 1, फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके, है ना। अगर 0 हटा दो तो कहने का मतलब 1 है, फिर 1 प्लस 2 है, फिर 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, से लेके कहाँ तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 1 तक है, यही लिखा है ना, यही लिखा है। अब क्या है कि जब भी ऐसा सीरीज आएगा तो तुमको जनरल टर्म लिखना है। अब जनरल टर्म हमारा इसी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। ये क्या है, ये सम है हमारा, 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम है। ठीक है,
तो 1 से लेके n-1 तक का सम होगा n इंटू n-1/2। समझ में आया? n इंटू n-1/2। अब ये हमारा an है एक तरीके से। an मतलब अगर हम लोग 1 रख दें, है ना, 0 को कंसीडर करके बनाया है इसने। रुको, n इंटू n प्लस, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर n इंटू n प्लस 1/2 बनना चाहिए। रुको, हाँ रुको, ये होगा रुको एक सेकेंड, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये समझ में आ गया ना इतना? ये हटा रहा हूँ मैं ताकि इधर लिखने में जगह मिल जाए। देखो, जनरल टर्म मतलब होता है nth टर्म में क्या होगा, तो nth टर्म में ऐसा कुछ होगा। सेकेंड टर्म में 1 + 2 गया है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। तो अगर nth टर्म की बात करो तो n तक जाना चाहिए, हालांकि वो n-1 है, पर इन जनरल ऐसे हम लोग बोलेंगे। सेकेंड टर्म में 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। इसका सम निकालो तो बनेगा n इंटू n+1/2। ये तुम्हारा nth टर्म हुआ। अगर तुम n के लिए 1 रखोगे तो पहला आ रहा है, अगर n के लिए 2 रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। 2 रखो, इसमें वैल्यू 3 आएगी। n के लिए 3 रखो तो 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा हर एक टर्म बता रहा है, इसमें n के लिए 1 2 3 रखना है। तुमको करना है सिग्मा an, मतलब हर एक टर्म, ये अलग अलग टर्म है, इन सबको मिला के लिखना है n = 1 से लेके, अब तुम यहाँ पे लगा सकते हो n-1 टर्म्स है केवल। ठीक है, तो 1/2 अलग करके सिग्मा n² प्लस सिग्मा n सॉल्विंग करनी है तुम्हें। और सिग्मा n² और सिग्मा n की वैल्यू बता दी थी मैंने। इन दोनों की वैल्यू लेकिन n-1 तक के लिए लिखना, मतलब जो तुम n के लिए लिखते हो उसमें n की जगह पे n-1 डालना। जो n के लिए लिखते हो ना उसमें n की जगह n-1 डालना, वो आ जाएगा फिर। और ये सब जो है ना वो NCR के फॉर्म में है, तो तुम्हें पता चल जाएगा, इसको एक बार देख लेना। बाकी देखो, ऑप्शन इसमें वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, दिखाते हैं भी। ऑप्शन देखो कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन सा हो सकता है। ये क्लियर है ना इतना? हाँ ठीक। ऑप्शन देखना कैसे वेरीफाई करें। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 रख दी तुमने, तो मतलब 1 रखने पे केवल 1 लिया, तो केवल 1 रखने पे आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 के आगे जा ही नहीं रहो। तो n तुमने कहा n की वैल्यू सिर्फ 1 तक है, तो इसमें 1 - 1 0, और इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे से छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब ये दो में आ गया, n के लिए अगर 2 रख दो तो 2 रखने में ये वाला 0 होगा, क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 3c3 आ रहा है। ये c3 n+1 c3 टाइप से लिखा है ना, n+2 c3 टाइप से है, nc3 और n-1 c3। अब जैसे 2 रखा, तो 2 रखने का मतलब है कि ये दो नंबर, तो अगर 2 रखा तो 2 रखने में सिर्फ यहाँ पे बनेगा, एक बार 1 लोगे तो 1, और 2 रखने पे 0, तो आंसर उसका 1 आना चाहिए। अगर n की वैल्यू सिर्फ यहीं तक फिक्स कर दो, मतलब ये हटा दो, तो आंसर अगर तुम्हें 1 आना है तो किस में आएगा, इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1 2 - 1 करके ये 1 तुम्हारा 3 से छोटा है, नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं हो सकता 2c3, क्योंकि 3 से छोटा है वो। इसमें हो सकता है 3c3 4c3। 3c3 अगर सॉल्व करना आता है तो निकाल सकते हो, ये 1 है। 4c3 अगर निकालोगे तो 4 है। तो कहने का मतलब है कि ये जिससे आ रहा है वो आंसर सही हो सकता है, सही है, मतलब और किसी में तो बन नहीं रहा है। ये ऑप्शन चेकिंग होती है इस तरह से, कि n की वैल्यू जब भी n में कोई जाता है ना तो उसको फिक्स करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स कर दो, आंसर भी अगर ऑप्शन भी n में है
तो n की वैल्यू कुछ भी डाल दो और ऑप्शन में देख लो किससे वेरीफाई हो सकता है, बाकी यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, है ना, एक और कर लेते हैं बस। चलो ये बताओ, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और सब में ओपन लगा लो, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, वो ओपन लगा हुआ है, ठीक। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है तो हमको बताना है कि कॉमन रेशियो हमारा क्या हो सकता है। अब देखो कॉमन रेशियो की बात है, साइड्स इस तरह से ले लो, ए ले लो, ए आर ले लो और ए आर स्क्वायर, ये तीन साइड हो गई हमारी। ठीक है, ए आर, और हमें अगर मान लो इसमें दो केसेस हैं, अभी क्या है कि तीन तीन चार चार इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ ऐसे सोचो कि अगर आर वन से बड़ा हुआ, अगर आर वन से बड़ा हुआ तो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ए आर स्क्वायर, है ना, और ए आर स्क्वायर अगर बड़ी है तो फिर ए आर स्क्वायर हमारा छोटा होना चाहिए ए दो साइड के सम के। ये तुम्हारी इनइक्वालिटी जो भी बनेगी, आर की वैल्यू जो भी आएगी वो वन से बड़ी के लिए हम लोग रख लेंगे। अब अगर मान लो आर हमारा वन से छोटा है तो फिर ए सबसे बड़ा होगा, फिर तुम इसके बारे में सोच लो। बस इन दोनों के हिसाब से हम लोग आंसर वहाँ पे बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी भी चल जाएगी, मतलब दोनों में इक्वालिटी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पे ए तो कट गया, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन होगा ये। इसके फैक्टर निकालो और वे वी कर्व से सॉल्व करो, तो अगर मान लो अल्फा और बीटा रूट है तो अल्फा से बीटा तक होगा ना ये ओपन ब्रैकेट में, है ना। तो अभी आर की वैल्यू रूट निकालो तो इसको वन प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 होना चाहिए, लेकिन आर की वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 1 से बड़ी, तो यानी इसके हिसाब से अगर आंसर बोलो तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेके ये हुआ, ये एक केस हो गया सॉल्व। सेकेंड वाले में तुमने कहा ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए काट दो और फिर यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, इससे भी निकालो तो आर की वैल्यू ऐसे रूट निकालोगे तो -1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो ग्रेटर है तो आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 5/2 यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट होगा। है ना, ये होगा, ग्रेटर है ना उधर, तो ग्रेटर मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। अब लेकिन कहाँ जाना है, लेस देन 1, और ध्यान रखना आर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों, वरना साइड नेगेटिव हो जाएगी, तो साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर तुम्हें 1 से छोटा चाहिए तो यहाँ से आर बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस रूट 5/2 से लेके 1 तक, ये होगा, क्योंकि ये उधर क्यों जा रहा है, 1 उधर पड़ेगा, तो इससे आगे 1 तक जा सकते हो, बस निगेटिव आना नहीं है। तो ये आंसर और ये आंसर, ये केस 1 का आंसर यूनियन कर देंगे इसके साथ, वो बन गया -1 प्लस रूट 5/2 से 1 तक, और फिर 1 से ही आगे वो कंटिन्यू हो गया। समझ में आया। तो ये वाला बेसिक क्वेश्चन था, साइड्स और ट्रायंगल के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, और जीपी का बस यही यूज़ था, बाकी वेवी कर्व है और ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, साइड टू साइड्स का सम थर्ड से बड़ा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगली क्लास में भी अभी हम लोग यही करेंगे, है ना, इसके आगे के क्वेश्चन और करे जाएंगे, तो फिर फॉर्मूला वही ध्यान रख के बैठना, इतना ही रखते हैं।
हाँ सी हो जाएगा, सी होगा इसमें।